हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? पहले मुझे एक बार बताएं कि क्या हमारा ऑडियो वीडियो ओके है या नहीं। जीटी वेद, वेरी गुड इवनिंग जी। एक बार हमें बताएं प्लीज़, क्या हमारा ऑडियो वीडियो ओके है? दुर्गेश सर, लॉ के लेक्चर पढ़ाओ प्लीज़, टुगेदर विद द हैंड राइटिंग नोट, नॉट मार्केटिंग ऑन प्रिंटेड बुक। ओके जी दुर्गेश जी, आई विल ट्राई। ऑडियो वीडियो ओके है? ओके जीटी वेद। चलिए जी, स्टार्ट कर सकते हैं आज की क्लास अपनी। बोलिए जी बोलिए, क्लास स्टार्ट कर सकते हैं आज की, है परमिशन आप लोगों की? एक बार प्लीज़ जल्दी से मैसेज करें मुझे। चलिए जी, अभी बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। एक बार जीटी वेद बताएं, क्या क्लास स्टार्ट कर सकते हैं हम अपनी आज की क्लास? ओके वेरी वेरी गुड। चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने नेक्स्ट क्लास में सर क्या देखा था? हमने नेक्स्ट क्लास में डेफिनेशन एनालिसिस की थी, रटी नहीं थी तोते की तरह, सिर्फ उसको समझा था कि ऑडिट बेसिकली मीनिंग है क्या ऑडिट का। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा था कि भैया ऑडिट करने वाले पर्सन पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कि वो किसी को मिसलीड ना करे। ठीक है, जिसमें हमने ये बातें भी यहाँ पर कर ली थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी क्लास स्टार्ट होनी है वो यहाँ से होनी है, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट स्टार्ट हम करने वाले हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट का मतलब मुझे पहले से आपको बताना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, आपका भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, आप जल्दी से सीए बन जाएं, फटाफट मार्क्स आ जाएं, फटाफट एग्ज़ाम हो जाए, तो ये आपका क्या है? आपका ये ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी तरह से किसी ना किसी का ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है होता ही है। किसी का ऑब्जेक्ट होता है कि भैया मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, फटाफट सीए बन जाऊं, जल्दी से शादी कर लूं, सेटल हो जाऊं। ये सबका क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे ऑडिटर साहब का भी कुछ ना कुछ ऑडिट के अंदर ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट क्या है? तो वो ज़रा ऑब्जेक्ट हम देखते हैं क्या है। एज पर एस ए 200। अब सर आप कहोगे कि सर एस ए का मतलब क्या होता है? अभी बात करते हैं, पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इस एस्से का नाम क्या है? ये जो बताया गया है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टेड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है ऑडिट करने का। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम करते हैं अपना स्टार्ट। तो सबसे पहले सर एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर एसए का मतलब क्या है? मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने 11th क्लास में जब आपने कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट की थी तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? और वहाँ पर आपकी टीचर मुझे पता है थक गई थी बता बता के, अकाउंटिंग इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द एक्सपर्ट अथॉरिटी, और फिर ब्रैकेट में लिख देते थे आईसीआई फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर क्लासीफाई मेजरमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे भारी भरकम शब्द आप यूज़ करते थे, बोलो करते थे नहीं करते थे? तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं क्या? आपको हेल्प करते हैं अकाउंटिंग करने में। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से हमारे को दे रखे हैं ऑडिट के अंदर क्या
दोस्तों एसए, एसए का मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। मतलब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग क्या है, अगर मैं एक शब्द में एक्सप्लेन करूं, हाउ टू कंडक्ट ऑडिट, कैसे ऑडिट करूं, कौन बताएगा, स्टैंडर्ड बताएंगे जी कि हमें ऑडिट कैसे करना है। ठीक है जी, इतनी बात दोस्तों समझ आती है या नहीं? प्लीज़ इस चीज़ का एक बार जल्दी से रिप्लाई करें ताकि हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकें। जी सर, मैसेज बच्चों का आ चुका है, हम आगे कर सकते हैं। चलिए जी, चलिए जी आगे करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग से हमारा मतलब यहाँ पर क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग मतलब यहाँ है कि भैया ऑडिट कैसे करें, तो ये हमें बताएगा स्टैंडर्ड 200 यानी 200। समझ आ गई बात सर? ओके, वेरी वेरी गुड। दिनेश जी सर, टिल व्हेन एंटायर सिलेबस कंप्लीटेड, जी जी बिल्कुल, बिल्कुल होगा जी दिनेश जी, बिल्कुल होगा, डोंट वरी। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ऑडिटिंग की सारी टेंशन मेरी है। ठीक है, कब क्या करना है, कैसे करना है, बिल्कुल आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आज से आपकी जितनी भी टेंशन है ऑडिट से रिलेटेड, चाहे वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो, एमसीक्यू से रिलेटेड हो, या ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड हो, या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो, ठीक है, मैं ऑलरेडी इस पर काम कर रहा हूँ। प्लीज़ आप बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन ना लें। फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ क्लास पर फोकस करें कि सर क्या बताया जा रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ऑडिट का। तो भैया सीधा सा ऑब्जेक्ट है हमारा टू ऑब्टेन। सर कुछ ज़्यादा गंदा कर दिया आपने। ओके, ये देखो जी, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब मुझे बताओ, कौन सा बच्चा बताएगा? भैया आजकल तो इंसान की गारंटी नहीं है, क्योंकि कोविड चल रहा है, दुनिया भर का झोल झाल चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये साहब हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गारंटी मांग रहे हैं कि वो भी ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, कि साहब सीए साहब गारंटी लिख के हमें दो। अब मैंने कहा गारंटी कैसे देते हैं, गारंटी तो आदमी की नहीं है, आप तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गारंटी मांग रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया है ऑब्जेक्ट क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। अब रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, मतलब यूजर जो है इस पर रिलाय कर सकते हैं, लेकिन नॉट अ एब्सोल्यूट 110% नहीं है कि साहब आदमी की गारंटी नहीं है, तुम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मांग रहे हो। भैया डॉक्टर जब ऑपरेशन में लेके जाता है तो पहले ही आपसे रिटर्न में लिखवा लेता है, हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा करेंगे, फिर भी अगर कुछ होता है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, हम अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे। तो साहब डॉक्टर पहले आपसे साइन नहीं कराता, बोलो कि बोलो हाँ के ना? हाँ सर कराता है। तो यहाँ पर जब ऑडिट जी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे तो फिर क्या होगा? तो साहब वो भी रीजनेबल एश्योरेंस देंगे, नो कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है हाई लेवल एश्योरेंस होता है। ठीक है जी, अबाउट द वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल। अब आप कहोगे एज अ होल, ऑल सर मटेरियल का क्या मतलब है? एज अ होल की अगर मैं बात करूं, मतलब या तो कोई छोटी मोटी गलती या फिर बहुत सारी आइटमों में बहुत सारी गलती। एज अ होल का मतलब है, मान लो मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और पहले चलो मटेरियल की बात कर लेते कि साहब मटेरियल का क्या मतलब है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब गलतियाँ, कौन सी ऐसी गलती जिससे यूजर्स का क्या पड़े, इम्पैक्ट पड़े, किस पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, मतलब उनका डिसीजन ही चेंज हो जाए। मटेरियल का मतलब यूजर्स का डिसीजन चेंज हो जाए। अब जैसे एग्जांपल की तौर पे मैं आपसे बोलता हूँ कि साहब एक कंपनी ए है, इसका टर्नओवर कितना है? टर्नओवर मतलब सेल, सेल सर कितनी है? मान लेते हैं इसकी 10 लाख, छोटा बिजनेसमैन है बेचारा। और एक कंपनी है बी जिसका कम से कम 50 करोड़ का टर्नओवर है। सर 50 करोड़ और कितना बताया था हमने? चलो 1 करोड़ मान लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, 50 करोड़ में 1 लाख रुपए की गड़बड़ आपने कर रखी है, 50 करोड़ में 1 लाख रुपए की गड़बड़ कर रखी है, तो क्या ये मटेरियल होगा या नहीं होगा? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। और यहाँ पर ये जो दे रखा है किसकी,
जो कंपनी है 1 करोड़ की, 1 करोड़ की कंपनी में अगर 1 लाख रुपए की गड़बड़ हो जाए तो वो मटेरियल है। अब मटेरियल का मतलब यहाँ पर है पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। पर्सन टू पर्सन से मेरा यहाँ पर मतलब है कि कौन सा पर्सन मटेरियल के लिए उस पर डिपेंड करेगा कि भैया उसके लिए मटेरियल है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरा 1 लाख रुपया खो गया, साहब मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, 1 लाख मेरे लिए तो मटेरियल है। लेकिन यही 1 लाख रुपया अगर राठी सर का खो गया तो वो क्या कहेंगे, अरे सर उनके लिए तो कुछ भी नहीं है 1 लाख रुपए। तो मटेरियल का मतलब आपको समझ आया, मटेरियल का मतलब जिससे यूजर्स का डिसीजन बदले। ठीक है जी, कह रहा कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं कर रखी है जिससे यूजर्स का डिसीजन बदल जाए। चलिए जी, ड्यू टू फ्रॉड और एरर देयर बाय एनेबलिंग ऑडिटर टू एक्सप्रेस ओपिनियन, अपना ओपिनियन देगा वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आप कहोगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, इस पर हमारा क्वेश्चन भी आता है 4 नंबर का। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है भैया, जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में, जिस फ्रेम में हमें, हेलो जी राघव जी, जिस फ्रेम में हमें क्या बनाने होते हैं, अपने अकाउंट्स बनाने होते हैं, उसी को बोला जाता है। अभी के लिए तो इतना ही। और साहब पहला ऑब्जेक्ट है क्या, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल का मतलब है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट अ एब्सोल्यूट। ठीक है जी, 100% गारंटी तो कोई भी नहीं देता, तो हम कहाँ से दे दें साहब। उसके बाद आगे की बात करते हैं, आगे सर यहाँ पर उसके बाद कहता है कि रीजनेबल एश्योरेंस कैसे दोगे, रिपोर्ट की फॉर्म में, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कम्युनिकेट कर दो बाय एसए अकॉर्डिंग विद द ऑडिटर फाइंडिंग, मतलब एसए के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग हम वो करें। मैं सर सारी क्लासेस आएंगी क्या जी, अभी तो लाइव में सारी क्लासेस आएंगी, बाकी का पता नहीं कि सर अगर ये क्लास रखते भी हैं या नहीं, बाकी का क्लास मुझे पता नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर अभी आप लाइव क्लास ले सकते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो उसको सॉर्ट आउट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसकी मैंने समरी बना रखी है कि साहब पढ़ने से कुछ नहीं होता, हमें चीज़ें क्या करनी है, हमें चीज़ें याद भी करनी है। अब याद करने के लिए हमने अलग से समरी बना रखी है। यहाँ पर क्या है वो समरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एसए 200 हमें बता रहा है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतनी बात दोस्तों समझ आती है या नहीं, मुझे पहले इतना जवाब दीजिए कि आपने क्या करना है। यहाँ पर देखो ये ऑडिटर साहब ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बोलो हाँ के ना कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब ये ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट करने के बाद आपको रीजनेबल एश्योरेंस देंगे। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। और फिर आपको ये एक रिपोर्ट देंगे, किसको, मैनेजमेंट को। बताइए जी बताइए, इतनी बात समझ आती है या नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। सर अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है, अगला कॉन्सेप्ट है जी, अगला कॉन्सेप्ट, अच्छा उससे पहले एक क्वेश्चन भी है साहब, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कहता है वाइल ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट केबल लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस। ठीक है, मिस्टर जेड द ऑडिटर ऑफ द अबव मेंशन कंपनी, वो ऑडिटर हैं और वो एक्सप्लेन करते हैं न्यू ऑडिट टीम, मतलब अपनी ऑडिट टीम को एक्सप्लेन करते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑडिट वाइल गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एक्सपेंस विच आर वेयर मटीरियल आ गया जी, आ गया, ओके, वीटी जीटी वेद, ओके जी, मटीरियल ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013 वेयर नॉट कंप्लाई। भैया यहाँ पर कहता है कि कुछ तो मटीरियल स्टेटमेंट है। मटीरियल स्टेटमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, सर क्या बताया था, कि भैया यूजर्स का डिसीजन बदल जाए। उसके बाद कहता है कि आपने कंपनी लॉ का कंप्लाइंस भी फॉलो नहीं किया। ओके, तो बताइए क्या यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बताइए जी बताइए। ही केम टू द कंक्लूजन ऑडिटर डिड नॉट ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, नहीं दे सकते भैया, क्यों, क्योंकि दो गड़बड़ कर रखी है यहाँ पर। एक तो कंपनी एक्ट आपने फॉलो नहीं कर रखा, दूसरा आपकी जो आपने जो गड़बड़ कर रखी है वो मटीरियल है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक चार्ट भी दे रखा टू ऑब्टेन रीजनेबल और रिपोर्ट किसको, मैनेजमेंट को। चलिए जी अगला कॉन्सेप्ट आता है स्कोप, स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब दायरा,
चलिए पहले ये मैं आपको नोट से कराता हूँ स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले स्कोप ऑफ ऑडिट, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। स्कोप ऑफ ऑडिट कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत ही आसान है। ठीक है जी, बहुत ही आसान है। पहले चैप्टर में ये जो आने वाला है, अब कुछ पता नहीं है कि शायद यही आ जाए। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब मुझे बताओ। स्कोप का मतलब होता है दायरा, किस चीज़ का, ऑडिट का। सबसे पहले तो क्या होता है, अब आप ऑडिटर बन गए हो जी, ऑडिटर, अब आप ऑडिट करने वाले हो, आप गए ऑफिस में। सबसे पहले क्लाइंट आपके पास आया, सर क्या आप मेरा ऑडिट करेंगे। आपने कहा सर बिल्कुल करेंगे, हमने सीए किस लिए की है, ऑडिट करने के लिए तो हम सीए बने हैं। तो सबसे पहले ऑडिटर साहब एक डॉक्यूमेंट भेजेंगे, किसके पास, क्लाइंट के पास, जिसको बोला जाता है लेटर ऑफ एंगेजमेंट, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं कि भैया ये मेरा काम होगा, ये आपका काम होगा, ठीक है, इस तरह से ऑडिट होगा, इतना टाइम लगेगा, इतनी फीस होगी, मैं इस एरिया का ऑडिट करूंगा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बता दो, नहीं तो ये मुझे साइन करके दे दो। उसके बाद फिर हम ऑडिट स्टार्ट करेंगे। बोलो हाँ के ना। तो सबसे पहला आपका स्कोप, स्कोप किसका, ऑडिट का। ऑडिट में स्कोप में सबसे पहले यही आता है कि भैया यहाँ पर ऑडिट का जो दायरा है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहता है लेटर ऑफ एंगेजमेंट। पहला लेटर ऑफ एंगेजमेंट, मतलब लेटर ऑफ एंगेजमेंट पर ही उसका स्कोप रहता है, उससे बाहर जाके वो काम नहीं करने वाला। अगर मैं आपसे बोलूं कि साहब आप सीए कर रहे हो, ऑलरेडी आपके 8 सब्जेक्ट चल रहे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, मैं कहता हूं कि साथ साथ एक काम करो एलएलबी के भी कर लो ना, आप कहोगे सर पागल हो गए हो क्या, इतना एक्स्ट्रा एफर्ट्स कौन मारता है भाई, हम हमारी सीए ही हो जाए वही बहुत बड़ी गनीमत है। तो ठीक है, तो वही यहाँ पर ऑडिटर साहब भी यही कह रहे हैं कि भैया मैं अपना स्कोप, जो मेरा स्कोप होगा, मेरा जो दायरा होगा, वो लेटर ऑफ एंगेजमेंट से बाहर नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं इसमें आप क्या क्या कवर करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हम कवर करेंगे ऑल आस्पेक्ट रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये देखो जी, ये देखो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे हुए हैं, ये देखो जी, ये देखो, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने हैं, सब कुछ रखा हुआ है, सेल रखी हुई है, परचेज रखी हुई है, सारे एक्सटर्नल कंफर्मेशन रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। तो ये आप क्या करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी एस्पेक्ट हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे आप इसमें क्या करोगे, कवर करोगे। बोलो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम पहली क्लास से ही करते हुए आ रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम ऑडिट करेंगे। इतनी बात क्लियर है या नहीं सर। और इसमें एस्पेक्ट में और क्या क्या देखेंगे सर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जितनी भी अकाउंटिंग हुई है, और उस डेटा का रिलायबल सोर्स, क्या वो डेटा जो मिला है क्या वो रिलायबल है या नहीं। ये जो मुंशी जी हैं, ये जो अकाउंटिंग कर रहे हैं कंपनी की, तो हम देखेंगे भैया प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड है भी या नहीं। ठीक है जी, ओके जीटी वेद, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करते रहें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये साहब ये रहा अकाउंटिंग रिकॉर्ड, क्या ये भरोसेमंद है, रिलायबल है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम इसका क्या करेंगे, सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है रेलेवेंट, आपने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपने एफएस बनाए हैं या नहीं। अगर एफएस बनाए हैं तो वहाँ भी हमारा दायरा होगा। ये देखो जी, ये देखो, पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपके सामने है। अब जहाँ जहाँ बैलेंस शीट जाएगी वहाँ वहाँ हमारा स्कोप ऑब्वियस सी बात है जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो बता रखा है, उसका मतलब यहाँ पर है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वहाँ से रिलेटेड। ठीक है जी, वहाँ पर भी हमारा स्कोप जाएगा। यानी कि जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं तो सीधी बात कहता हूँ कि साहब अकाउंटिंग हमारी बहू है और ऑडिटिंग हमारी सास है। जैसे जैसे बहू करेगी सास रिपोर्ट करेगी आगे। ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है या नहीं दोस्तों, जल्दी से एक बार रिप्लाई करके बताएं, क्योंकि साहब 4 से 5 नंबर का सवाल है यहाँ से क्वेश्चन आने का। उसके बाद कहते हैं ऑडिटर असेस लायबिलिटी किसकी, सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन और अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अदर डेटा। मतलब ऑडिटर कहेगा कि ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वहाँ पर भी हमारा स्कोप है, हम जो चाहेंगे वो चेक करेंगे। बोलो हाँ के ना।
इस चीज़ से आप एग्री हो या नहीं? अब साहब यहाँ पर तो भर भर के दे रखे हैं। क्या भर भर के दे रखे हैं? मतलब पॉइंट्स इतने सारे दे रखे हैं कि साहब सारे करें? नहीं जी, 4 से पॉइंट आपको सिर्फ याद करने हैं, वही एग्जाम में लिखने हैं आपको। ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट्स कहता है कंपैरिजन किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और अकाउंटिंग रिकॉर्ड। भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बना रखे हैं, ये रहे जी, ये रहे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बना रखे हैं, क्या वो एक्चुअल डेटा से मैच करते हैं या नहीं? कहो तो दिखाओ कुछ और हुआ कुछ और। ऐसे थोड़े ना होता है, वहाँ पर भी हमारा स्कोप है। बोलो हाँ के ना। और मैनेजमेंट की पॉलिसी, कौन सी मैनेजमेंट ने पॉलिसी लगा रखी है? अकाउंटिंग पॉलिसी, जहाँ पर हमारा दायरा होता है किसका? स्कोप ऑफ ऑडिट का। चलिए जी, मैं अब आपको स्टडी मटेरियल पर लेके चलता हूँ। तो सारी वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने वहाँ पर कवर कर रखी हैं अपने नोट्स के अंदर। द ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑडिट कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए? टू कवर एडिक्वेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंटरप्राइज। किससे रिलेटेड? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। ठीक है जी, ओके। उसके बाद आगे कहता है टू फॉर्म ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शुड बी रीजनेबली satisfied as to the whether information contained in the underlying accounting record और अदर डेटा। मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अदर डेटा हमारे लिए रिलायबल है या नहीं, ये हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट है। ठीक है जी, इतनी बात दोस्तों समझ आती है या नहीं? बाकी जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं प्रॉपर डिस्क्लोजर दे रखे हैं या नहीं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग या फिर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब मैनेजमेंट ने, आपने कॉन्सेप्ट किया होगा 11th क्लास में। 11th क्लास में मैनेजमेंट क्या करता था? मैनेजमेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करता था। तो उसकी पॉलिसी कैसी है? किस मेथड से वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है? अगर मान लो वैल्यूएशन करता है किसका? स्टॉक का वैल्यूएशन करता है। याद करो वो 11th वाले दिन आप क्या करते थे? फीफो लीफो वाले जो आपके मेथड हुआ करते थे, वो हुआ करते थे नहीं करते थे? तो वहाँ पर आप किस तरीके से करते थे? तो वो मैनेजमेंट की पॉलिसी तो है कि मैनेजमेंट की पॉलिसी कैसी है? डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की, वैल्यूएशन करने की, किसकी? स्टॉक की, उससे रिलेटेड। आगे देखिए जी, आगे देखिए, फिर कहता है द ऑडिटर असेस लायबिलिटी सफिशिएंसी। सारा कुछ वही है। कहता है टेस्ट भी करेंगे, इंक्वायरी भी करेंगे, वेरिफिकेशन भी करेंगे। सर किसका? किसी पार्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का। हमारा मन करेगा हम बैलेंस भी चेक करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आगे कहता है द ऑडिटर डिटरमाइन वेदर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं। और कंपैरिजन कर लेंगे भैया एक्चुअल से, क्या डेटा में कुछ और दे रखा और वैसे कुछ और है? बोलो हाँ के ना, जल्दी से जी, जल्दी से। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है कंसीडरिंग द जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने जो जजमेंट लगा रखी हैं, जो एप्लीकेशन अकाउंटिंग पॉलिसी लगा रखी है, उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन है या नहीं, वहाँ पर भी सर हमारा क्या है? स्कोप है। बट एक चीज़ और, अब यहाँ पर एक एमसीक्यूज बन सकता है। एमसीक्यू प्लस में ट्रू एंड फॉल्स। देखिए इसको जब भी मैं एमसीक्यूज कहूँ या ट्रू एंड फॉल्स कहूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर आप अंडरलाइन ज़रूर कर लीजिएगा। अंडरलाइन करेंगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है। जीटी वेद ओके। तो ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्ट टू परफॉर्म ड्यूटी विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हीज कॉम्पिटेंस। मतलब अपने स्कोप से बाहर जाके ऑडिटर ऑडिट नहीं करने वाला। ठीक है जी, नहीं करने वाला ऑडिट, अपने स्कोप से बाहर जाके ऑडिट। इतनी बात दोस्तों समझ आती है? तो प्लीज़ एक बार बताएं, किसी भी तरह का कोई भी इशू है तो प्लीज़ बताएं। बोलिए जी बोलिए, इतनी बात समझ आती है दोस्तों या नहीं? बोलो जी बोलो, जल्दी से बोलो। कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, फिर ना हम आगे चलते हैं। भैया 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन का सवाल है।
4 से 5 नंबर के क्वेश्चन का सवाल है। जल्दी से बताएं जी, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं जी। कोई डाउट है तो प्लीज एक बार रिप्लाई करें। उसके बाद कंस्ट्रेंट ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट। अगर ऑडिटर के स्कोप का दायरा आप कम कर देंगे या कंस्ट्रेंट कर देंगे, मतलब उसमें बैरियर लगा देंगे, तो जैसी सिचुएशन होगी वैसा ओपिनियन वो देगा। बोलिए जी, इतनी बात समझ आती है या नहीं? यहाँ तो क्वालिफाई ओपिनियन देगा या डिस्क्लेमर ओपिनियन देगा भी आपको नहीं पता लग रहा कि साहब क्वालिफाई क्या होता है और डिस्क्लेमर क्या होता है। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये एक तरह का ओपिनियन होता है। बाकी जब ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर आएगा इसकी बात हम तब करेंगे। बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, जल्दी से बोलो। ओके जीटी वे, नो डाउट सर। चलिए अब यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। हमारा अगला कॉन्सेप्ट आस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर देखो, चाहे मैं स्कोप की बात कर लूँ या आस्पेक्ट की बात कर लूँ, इसके पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मतलब कुछ पॉइंट्स आप स्कोप के भी यहाँ डाल सकते हो और आस्पेक्ट के भी उठा के वहाँ डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी सेम बात लिखी हुई है। अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ पर भी चेक करोगे और वहाँ पर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। कौन सा है जी, कौन सा है? इसको आस्पेक्ट टू बी कवर्ड। अब क्या क्या आस्पेक्ट कवर होंगे? तो कहता है काउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कवर होगा कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एम्प्लॉय गड़बड़ कर दे, प्रॉपरली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या नहीं। प्लीज़ जी जल्दी से बताएं। फिर उसके बाद कहता है वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है। वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एक्सट्रीमली केयरफुल लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस द एंगेजमेंट पार्टनर। अब आप कहेंगे एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है? जब हम भी किसी का ऑडिट करते हैं तो उसके साथ एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट भेजते हैं, जिसको कहा जाता है, जो आपके साथ आपकी कंपनी का ऑडिट करेगा उसको बोला जाता है एंगेजमेंट पार्टनर। तो एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ वाई एंड WNY एसोसिएट ऑडिटर ऑफ द कंपनी एक्सप्लेन। ऑडिटर साहब अपनी कंपनी को एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरीफाइंग एग्जिस्टेंस प्रॉपर वर्किंग ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ही एक्सप्लेन फर्दर if internal control relating to the financial transaction are adequate or working properly to confidence of auditor in books of account। मतलब इसका क्या है? ऑडिटर साहब अपने टीम मेंबर को बता रहे हैं अगर क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्रीज सब्सिक्वेंटली डिटेल ऑडिट प्रोसेस और वेरियस ट्रांजैक्शन वुड बी इफेक्टिव। तो साहब ये सिर्फ आपको एग्जांपल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितना भी आपका क्या है, अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम साउंड है, साउंड मतलब अच्छा है और प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो ऑडिटर को थोड़ा सा रिलाई हो जाता है आपके अकाउंटिंग सिस्टम पर कि भैया ठीक है, जो भी है कुल मिलाकर ठीक है। तो इसी के ऊपर है ताकि वो अपना ऑडिट एफिशिएंट तरीके से कर सके। अब यहाँ पर कहता है आस्पेक्ट क्या क्या कवर होगा, मुझे जल्दी से बताएं आस्पेक्ट क्या क्या कवर होगा। एक तो साहब आ गया क्या आपका काउंटिंग। कहाँ गया जी, कहाँ गया काउंटिंग, कहाँ गया? सबसे पहले पहला पॉइंट ये रहा अकाउंटिंग एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आप क्या करेंगे इसमें आस्पेक्ट में कवर करेंगे। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब अभी आप समझ लीजिए बैलेंस शीट की आइटमों को चेक करना वेरिफिकेशन की आइटमों को चेक करना। फिर उसके बाद बोलता है कंपैरिजन ऑफ आइटम एफएस बिटवीन रिकॉर्ड। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है क्या वो उसका रिकॉर्ड एक्चुअल में है या नहीं, ये भी हमारा
क्या होगा, आस्पेक्ट में कवर होगा। और उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब क्या एसेट रियल में है, आपने दिखा दी साहब बैलेंस शीट में हमारी एसेट है, तो वो क्या रियल में लाइक करती है या नहीं करती। फिर कहता है रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन, हम रिपोर्ट करेंगे मैनेजमेंट को या फिर जो भी अप्रोप्रिएट पर्सन है। ठीक है जी, ये सारा किस में कवर होगा, आस्पेक्ट में। आप इसके पॉइंट वहाँ ला सकते हैं स्कोप के, और स्कोप के पॉइंट वहाँ ला सकते हैं। चेकिंग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, और कह रहा है वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी। देखो बैलेंस शीट में 4 आइटम तो वैसे ही होती हैं, एसेट और लायबिलिटी, कैपिटल और करंट लायबिलिटी और करंट एसेट। तो इन चारों को मिलाकर आप एक एक पॉइंट भी जोड़ोगे तो 4 पॉइंट वैसे हो गए, उसका रिपोर्ट कर देना। बोलो जी बोलो, इतनी इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछिए एक बार। तो यहाँ पर वही कह रखा है कि भैया सिस्टम का हम रिव्यू करेंगे ताकि वीकनेस का पता चल सके, एरर को नोटिस कर सकें, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे, क्या आपने कैलकुलेशन ठीक कर रखी है या नहीं कर रखी। प्रॉफिट एंड लॉस में वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन, वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब उस जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या नहीं, वो पीरियड से रिलेटेड है या नहीं, इस चीज़ से रिलेटेड हम ये सारी बातें यहाँ पर करेंगे। ठीक है जी। और सर्टेन कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने प्रॉपर क्लासीफाई कर रखा है या नहीं कर रखा, आपने पूरा प्रॉपर पीरियड के अकॉर्डिंग दिखा रखा है नहीं दिखा रखा, अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग। उसके बाद कहता है कंपैरिजन करेंगे किसका, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का और अदर स्टेटमेंट का और रिकॉर्ड का, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब देखो इतने सारे पॉइंट्स हैं, मेरे ख्याल से 4 से 5 पॉइंट बहुत हैं आपके एग्जाम में लिखने के लिए कि क्या क्या आस्पेक्ट आपका कवर होगा। ठीक है जी। उसके बाद कहता है वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल एग्जिस्टेंस, अभी इनका मतलब बताते हैं, और वैल्यू ऑफ द एसेट। टाइटल का मतलब साहब लीगल ओनर कौन है, आपको चेक करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में अगर लैंड दिखा रखी है 50 लाख रुपए की तो चेक तो करना पड़ेगा क्या एक्चुअल में 50 लाख रुपए क्या कंपनी की है या नहीं, पता लगे किसी पड़ोसी की उठा के डाल दियो। और चेक कर लेना वहाँ पर जाके क्या रियल में लैंड एग्जिस्ट करती है या नहीं। कहीं पता चले कि लैंड तो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रखी है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ एसेट, लैंड का वैल्यूएशन आपने कैसे किया है, बताइए दोस्तों, इतनी बात क्लियर है या नहीं। उसके बाद एग्जिस्टेंस में बोल रखा है वही चीज़ है, क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं। राइट्स, राइट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्या राइट्स मतलब कंपनी के नाम पर एसेट है कि नहीं और कंप्लीट है कि नहीं, और वैल्यूएशन कैसे किया हुआ उससे रिलेटेड। बताइए दोस्तों, हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब बताइए कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए एक बार। कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए किसी भी इससे रिलेटेड। उसके बाद कहता है वेरीफाइंग ऑफ द लायबिलिटी, हमने देख लिया था, प्रॉफिट लॉस के बारे में भी देख लिया था। और कहता है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जितनी भी हैं अपना स्टडी मटेरियल खोल कर मेरे साथ साथ आप अंडरलाइन करेंगे, तब आपको एक्चुअलिटी का पता चलेगा। और यहीं से मैं आपको बता दूं ट्रू एंड फॉल्स हम कहते हैं ना एग्जाम में कहाँ से आ गया साहब, यहीं लाइनों में छुपे हुए होते हैं। फिर उसके बाद कहता है रिपोर्टिंग टू अप्रोप्रिएट पर्सन और अथॉरिटी। ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है, दर्शन की बात नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे बताओ इतनी बात समझ आती है या नहीं, बोलो जी बोलो, जल्दी से बोलो। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो प्लीज़ पूछ सकता है। बोलिए जी बोलिए, कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज़, अदरवाइज हम क्लास फिनिश कर सकते हैं आज की, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट कवर कराए, एक तो स्कोप, आस्पेक्ट, दोनों में सिमिलैरिटी है थोड़ी थोड़ी, और ऑब्जेक्ट। अब सर तैयारी कैसे करनी है, तो ये देखो ऑलरेडी नोट्स
हमने डाल रखे हैं, ये रहे। ये आपने मैंने बोला था कि प्लीज़ आप इनको मेडिसिन की तरह देखोगे। और एस्पेक्ट टू बी कवर्ड, यानी कि 3 बातें हमने आज पढ़ी। बोलिए जी बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। ये हमारा पूरा समरी चार्ट है। जीटी वेट, चलिए चलिए जी, आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं।